स्वादुमकारम की सिद्धि हम करेंगे। स्वादुमी णमुल, ये सूत्र णमुल करने वाला है यहाँ पर। तो स्वादुम उपपद रहते धातु से णमुल प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, उपपद का मतलब है एक पारिभाषिक संज्ञा है। उपपद दो अर्थ होते हैं उपपद का, एक इसका स्वाभाविक अर्थ और एक पाणिनि के द्वारा संज्ञा के रूप में जो इसका नाम रखा गया है। तो संज्ञा के रूप में जो नाम रखा है वो है, स्वादुम शब्द का जो नाम रखा है वो है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, और स्वाभाविक जो इसका अर्थ है वो है उपमानि समीप पद, समीपोच्चारित पद उपपद। समीप में जिस पद का उच्चारण किया है उसको उपपद कहते हैं, ये इसका स्वाभाविक अर्थ है। जैसे दो दो हम देखते हैं ना, जैसे कर्म शब्द का एक स्वाभाविक अर्थ है और एक पारिभाषिक अर्थ है। कर्म शब्द का स्वाभाविक अर्थ तो क्रिया होता है और पारिभाषिक अर्थ कर्तुरिप्सितमम कर्म होता है। कर्तृकर्म यतियारे में कर्म शब्द का अपना स्वाभाविक अर्थ है क्या? क्रिया। और कर्मणि द्वितीया में कर्म शब्द का अर्थ कर्तुरिप्सितमम कर्म। जैसे शब्द वैर कलहाब्र कण्वेभ्या करणे कण्व मेघेभ्या करणे, वहाँ कर्ण शब्द का स्वाभाविक अर्थ क्रिया है और साधकतमम कर्णम इसका एक पारिभाषिक अर्थ भी कर्ण का। कर्तृकर्ण तृतीया में जो कर्ण है ना, वहाँ कर्ण का अर्थ क्या है? साधकतमम। तो दो दो चलते हैं यहाँ पर, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जहाँ पर उसका एक पारिभाषिक अर्थ होता है, एक उसका स्वाभाविक। तो यहाँ पर उपपद शब्द जो है कहीं कहीं समीपोच्चारित पद उपपद ले लेते हैं, पर ज़्यादातर तीसरे अध्याय में जो लेंगे वो क्या होगा? तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, पारिभाषिक। इसको पारिभाषिक बोलते हैं। आचार्य ने जिसको एक विशेष अर्थ में परिभाषित कर दिया है तो उसको पारिभाषिक कहेंगे। तो परिभाषित क्या किया है कि भाई जो तीसरे अध्याय में जो सप्तमीस्थ पद है वो उपपद संज्ञक होता है। ये जो तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, ये जो सप्तमी स्थम कहा है, सप्तमी में जो स्थित सप्तमी स्थम, ये शब्द कैसे बनता है? इसका विग्रह क्या होगा? सप्तम्याम तिष्ठति। सप्तमी ये अलौकिक विग्रह क्या होगा इसका? सप्तमी गी। कर्मण्यन के अगला सूत्र क्या है? सुपिस्था सूत्र है ना। सुबंत उपपद रहते स्था धातु से क प्रत्यय होता है, तो स्था धातु से हमने क प्रत्यय कर दिया। ठीक है, स्था धातु से क प्रत्यय कर दिया। सुबंत उपपद रहते, वहां पर सुपी सप्तमी का एक वचन है, सुपिस्थ। तो धातु के अधिकार में जो सप्तम्यंत होते हैं वो उनकी उपपद संज्ञा हो जाती है। तो ये उदाहरण में देखना है या सूत्र में देखना है? पहले सूत्र में देखना है, सूत्र के माध्यम से हमें उदाहरण पर पहुंचना है। सूत्र में जैसे सुपी सप्तमी का एक वचन है, तो सप्तमी स्थ पद हो गया ना ये सुपी, और ये पद जो कह रहा है उसको हम जाकर पकड़ लेंगे। सुपी पद जो कुछ कह रहा है इसको जाकर के हम उदाहरण में देखेंगे। हैं, यहां पर अर्थ बना सुबंत उपपद रहते, सुबंत की उपपद संज्ञा हो गई। सुबंत उपपद रहते स्था धातु से क प्रत्यय होता है। यहां पर सुबंत है सप्तमी गी, ये सुबंत है ना,
जैसे धातु के अधिकार में ये दो सूत्र हैं, आप इनको समझेंगे तो ये पूरा डिटेल आएगी, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा, वैसे नहीं। कर्मण्यण सूत्र है, ठीक है, तो वहां पर कहा है कर्मणि, ये सप्तमी का एक वचन है। तो धातु के अधिकार में जो सप्तमी स्थ है, ये सप्तमी में स्थित है ना, सप्तमीस्थ, समाधिस्थ, ये एक ढंग के शब्द हैं। मंचस्थ, योगस्थ, योगस्था कुरु कर्माणि, योगे तिष्ठति योगस्थ, समाधो तिष्ठति समाधिस्थ हैं, और धर्मस्थ, धर्मे तिष्ठति धर्मस्थ, गृहे तिष्ठति गृहस्थ हैं, वाने प्रकर्षेण तिष्ठति, वन एव वाना, जो वन का अर्थ है वही वान का अर्थ है। वने प्रकर्षेण तिष्ठति इति वनप्रस्थ, वन एव वाना, वाने तिष्ठति वानप्रस्थ, प्रय उपसर्ग है, वानप्रस्थ। तो इस तरह से कितने शब्द बताए हैं? हाँ, वो भी एक तरीका है। जैसे वने तिष्ठति वनप्रस्थ प्रकर्षेण तिष्ठति, ऐसा बना लें, और फिर इसके बाद अण कर दें स्वार्थ में, तो वानप्रस्थ बन गया। वनप्रस्थ का जो अर्थ है वही वानप्रस्थ हैं। तो ये कई सारे शब्द आ गए ना, समाधिस्थ, योगस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, धर्मस्थ और सप्तमीस्थ, ये वाला शब्द सप्तमीस्थ। और कितने बन जाएंगे? द्वितीयास्थ, तृतीयास्थ, चतुर्थीस्थ, पंचमीस्थ, षष्ठीस्थ, सप्तमीस्थ, ये सारे हो गए। प्रथमास्थ, यानस्थ, याने तिष्ठति यानस्थ हैं, अध्ययनस्थ, अधीनस्थ, अधीने तिष्ठति अधीनस्थ, ये इनके अधीनस्थ हैं। तो ये कई सारे उदाहरण यदि सामने आ जाते हैं ना, तो फिर पकड़ में आ जाता है शब्द का सही सही अर्थ। गुरुजी, हाँ, तस्मिनिति निर्दिष्ट पूर्व से वो भी तो सप्तमी, जो सूत्र में सप्तमी से पढ़ा हुआ है, उसका ये अपवाद स्थल है। ये जो उपपद संज्ञा की जा रही है ना, वो तस्मिनिति निर्दिष्ट पूर्वस्य का अपवाद बनेगा, ठीक है। जो तीसरे अध्याय में धातु के अधिकार में जो सप्तमीस्थ है वो उपपद होता है। सप्तमीस्थ सूत्र में देखेंगे और सूत्र के माध्यम से उदाहरण पर चले जाएंगे। जैसे कर्मण्यण में कर्मणि सप्तमीस्थ है, इसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी। तो सूत्र में उपपद संज्ञा का क्या मतलब? सूत्र जो वो पद कह रहा है वहां पहुंच जाएंगे। तो सूत्र का अर्थ तो ये बन जाएगा, कर्म उपपद रहते धातु से अण प्रत्यय होता है। कर्म उपपद रहते, तो कर्म यहां पर वही लिया है। तो जैसे कुंभम ये कर्म है, इसके उपपद रहते क्री धातु से अण प्रत्यय हो जाएगा। ये अम की जगह अमलौकिक विग्रह करेंगे तो यहां पर गंस आ जाएगा। वैसे गंस इस तरह से आ जाएगा कि जैसे कुंभम करोति करते हैं ना विग्रह, तब तो वहां द्वितीय रहेगी, पर जैसे अण आ जाएगा तो कर्तृकर्मणो कृति एक सूत्र है। वो कहता है कृत प्रत्यय के योग में कर्म में षष्ठी हो जाती है। यहां तो होती थी द्वितीय, कुंभम करोति, देखिए कुंभम करोति, यहां तो द्वितीय है, लेकिन जैसे ही क्री से अण आएगा कर्तृकर्मणो कृति सूत्र बदल जाएगा। कर्मणि द्वितीया को बाद कर कर्म में षष्ठी हो जाएगी। कृत प्रत्यय के योग में कर्म में षष्ठी हो जाती है, हैं? तो ये अण प्रत्यय कृत है, कृत प्रत्यय के योग में कर्म में षष्ठी हो गई। तो ये ऐसा विग्रह करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो तद्धित स्थल में जो अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो प्रत्यय अण कह रहे हैं, वो तो प्रातिपदिक से आता है, ये धातु से आता है। तद्धित प्रकरण में जो आता है वो ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से होता है। ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार है। ये जो अण आता है ये धातु का अधिकार है, ये धातु से होता है। गुरुजी कुंभकार जो है उसकी जो विग्रह वाक्य कुंभम करोति ऐसे तो नहीं है। कुंभम करोति यही विग्रह वाक्य है। लौकिक विग्रह, दो प्रकार के विग्रह होते हैं ना, अलौकिक अलौकिक। तो लौकिक विग्रह तो कुंभम करोति है,
और अलौकिक विग्रह इसका होगा कुंभ गंस क्री अण। तो गुरुजी सुबंत और तिंगंत का समास हैं? तिंगंत और सुबंत है ना। तिंगंत कुंभम करोति तो विग्रह है उसका, लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में क्री अण आया है, क्री अण आया है, तो ये जो है तिंगंत थोड़ी है, यहाँ तिंगंत नहीं है ना। फिर हमें यहाँ उपपद मतिंग सूत्र, उपपद संज्ञा होगी इसकी, और उपपद संज्ञा का फल क्या है? उपपद मतिंग। जैसे संज्ञाओं का एक एक फल होता है ना, नाम रखने से हमारे को क्या काम सिद्ध हो जाता है, हैं? तो उपपद मतिंग कहेगा कि जो उपपद है, दो तरह से सूत्र का अर्थ करते हैं, एक सामान्य अर्थ है, एक विशेष अर्थ है उपपद मतिंग का। तो सामान्य अर्थ तो यह है कि ऐसा उपपद जो तिंग भिन्न है, अतिंग को उपपद के साथ जोड़ते हैं सामान्य अर्थ में, पर जो विशेष गहराई से अर्थ करते हैं तो अतिंग को समास के साथ जोड़ते हैं। पहले सामान्य अर्थ में बता रहा हूं, अतिंग को उपपद से जोड़ो तो क्या अर्थ हुआ? अतिंग मानी तिंग भिन्न, और उपपद की विशेषता बतला रहे हो आप, कैसा उपपद? तिंग भिन्न जो उपपद है उसका समर्थ के साथ समास होता है। तिंग भिन्न उपपद का समर्थ के साथ समास होता है। ये समर्थ के साथ, ये कहां से अर्थ आया? सहसुपा, और सहसुपा से क्या आया? सह आया। और सुपा, सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे सूत्र से सुप की अनुवृत्ति चली है, पूरे समास प्रकरण में है वो, हैं? सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे से सुप चला है, सहसुपा से सहसुपा चला है। हर सूत्र में उसकी अनुवृत्ति जाती है, दोनों पदों की, सुप की और सुपा सह की। सहसुपा को आप अन्वय के अनुसार बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अन्वय समझ रहे हैं? तो सहसुपा को अन्वय के अनुसार बोलेंगे तो सुपा सह। तो अर्थ ये बनता जाता है, सुबंतम सुबंतेन समर्थेन सह समस्यते। और इधर भी समर्थ जुड़ जाएगा, समर्थ तो दोनों जगह जुड़ेगा, समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। एक के साथ भी बोल देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि समर्थ होता है ये दो के आपस में संबंध होने पर, दो चीजें आपस में संबंधित हो जाती हैं तब उनको समर्थ कहते हैं। तो जैसे आप कोई सूत्र पकड़ करके मेरे को बताओ, जैसे अव्यम विभक्ति सूत्री है, तो इसका अर्थ ये कहेंगे विभक्ति वचन, समीप वचन, समृद्धि वचन, वचन सब के साथ जुड़ रहा है। विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि आदि जो ये 19 अर्थ हैं, इन 19 अर्थों में वर्तमान जो अव्यय सुबंत, इन 19 अर्थों में जो अव्यय सुबंत, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अव्यय सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और वो अव्ययीभाव संज्ञक होता है। देखो इसमें किस किस की अनुवृत्ति, एक तो ये समझ लो, अनुवृत्तियां पहले देखा करो। सहसुपा की अनुवृत्ति है, सुबामंत्री से सुप की अनुवृत्ति है, और समर्था पद विधि से समर्थ पद आ गया है। यहाँ वो समर्थ पद कहीं तृतीया में बदल सकता है, कहीं प्रथमा में रह सकता है, ये तो एक विभक्ति परिणाम अर्थ के अनुसार हो जाया करते हैं, विभक्ति चेंज हो जाती है। समर्थ पद आ गया, अब इतना सामने सूत्र है, इसका अर्थ एक बार खोलो। पढ़े हैं विभक्ति, समीप, समृद्धि, इनमें वर्तमान जो अव्यय वह समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अभी थोड़ा और खोल के बताओ, इनमें वर्तमान माने ये जो विभक्ति, समीप, समृद्धि, हाँ, ये जो दिया इन अर्थों में, हाँ, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, ये 19 अर्थ पढ़े हैं। इन अर्थों में वर्तमान जो अव्यय, वो अव्यय सुबंत हो, फिर वो समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। विभक्ति, समीप, समृद्धि, इन अर्थों में वर्तमान जो अव्यय, जैसे आप बताओ भाई। उपगंगम, हाँ,
जैसे उप जो अव्यय है ये समीप अर्थ में वर्तमान है, उप का मतलब समीप होता है, ठीक है। तो ये अव्यय सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है, अर्थात समर्थ सुबंत गंगा है, उप ये सुबंत गंगा के साथ समास को प्राप्त होता है, ठीक है। समीप अर्थ में अव्यय है उप, विभक्ति अर्थ में अव्यय है अधि। विभक्ति के अर्थ में क्या अव्यय है? अधि। इस अधि का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है, जैसे अधि अष्टाध्यायी। अधि अष्टाध्यायी में अधि जो है अष्टाध्यायी समर्थ सुबंत है, उसके साथ समास को प्राप्त हो गया। अधि एक सुबंत है और वो अव्यय है, उसका अष्टाध्यायी के साथ समास हो गया, तो रूप बन जाएगा अध्यष्टाध्यायी है। अधि का अर्थ होता है सप्तमी का अर्थ के विषय में, अष्टाध्यायी के विषय में, ये अर्थ हो गया। क्या बातें चल रही हैं? तो आप कहोगे अध्यष्टाध्यायी चर्चा प्रवर्तते हैं। जैसे हम यूं कहें अधिदर्शनम का वार्ता अस्ति, अधिदर्शनम चर्चा प्रवर्तते हैं। अधिदर्शनम माने हाँ, और अध्यात्मम आत्मा के विषय में, और अधिदैवम हम यूं कहेंगे दैव को अधिकृत करके चर्चा प्रवृत्त हो रही है, अधिदैवम। और यूं कहें यज्ञ के विषय में अधियज्ञम, अधिभूतम भूतों के विषय में, अध्यात्मम अव्यय हो जाएगा। अधिश्वरम ईश्वर के विषय में चर्चा हो रही है, अधिश्वरम। अधिप्रकृति चर्चा प्रवर्तते, अधिप्रकृति मानी प्रकृति के विषय में। अधिजीवम जीव के विषय में चर्चा हो रही है कि जीव क्या है, हैं? अधिनिर्वाणम निर्वाण के विषय में। अधिमुक्ति, कहीं ये अकारांत होता है तो मैं हो जाएगा सुनने में ना, अधिनिर्वाणम, अधिदर्शनम, अधियज्ञम, अधिभूतम, अधिदैवम। और यदि वो इकारांत या दीर्घ इकारांत शब्द है तो वहां ह्रस्व विकार ही सुनाई देगा। अधिमुक्ति ह्रस्व विकार रहेगा, अध्यष्टाध्यायी ह्रस्व विकार रहेगा। वैसे अकेला अष्टाध्यायी दीर्घ होता है, पर यहां समास होने पर ह्रस्व हो जाएगा, अध्यष्टाध्यायी। अब ये पूरा समास प्रकरण आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे षष्ठी सूत्र में पहुंचे तो इस सूत्र का क्या अर्थ करोगे? षष्ठी का मतलब इसमें अनुवृत्ति क्या क्या आ रही है? सुप आ रहा है, सह सुप आ रहा है, समर्थ आ रहा है, समर्थ आ रहा है। अर्थ करो। अर्थ करते समय प्रथमांत प्रथमांत के साथ, तृतीयांत तृतीयांत के साथ। षष्ठ्यंत सुबंत, ये एक वाक्य हो गया, मतलब एक बात होगी, वाक्य नहीं, एक बात होगी। दूसरी बात षष्ठ्यंत सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अब उपपद मतिंग पर आ जाओ। अपना जो चर्चा का विषय है वो उपपद मतिंग है। तो उपपद मतिंग में अनुवृत्ति आ रही है समर्थ की, सहसुपा और सुप की। लेकिन यहाँ अतिंग ग्रहण से आचार्य ने ये ज्ञापित किया है, आचार्याणाम अभिप्राय लक्षणते वाली बात है। अतिंग ग्रहण से कुछ आचार्य ने हमारे को संकेत दिया है कि इस सूत्र में सुपा का संबंध नहीं लगता। नहीं तो यदि सुपा की अनुवृत्ति आ रही होगी तो तिंग का क्या प्रसंग की समास हो जाए तिंग के साथ। समझ रहे मेरी बात? यदि सुपा की अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में, उपपद मतिंग में सुपा की अनुवृत्ति यदि आ रही है तो क्या प्रसंग जो कि आप तिंग के साथ समास करने लगो। सुपा की अनुवृत्ति आ रही है तो तिंग के साथ कैसे कर दोगे? सुप अलग चीज है, तिंग अलग चीज है। सुपा की जब अनुवृत्ति आ रही है तो तिंग के साथ कर दोगे क्या? जब उसके साथ समास कर ही नहीं सकते तो अतिंग उसका निषेध करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अतिंग करके तो निषेध कर रहे हैं ना कि तिंग के साथ समास नहीं होगा, ठीक है। तिंग के साथ समास का जो निषेध है, इसका मतलब तिंग के साथ समास की प्राप्ति की संभावना है ना। निषेध है तो संभावना तो होनी चाहिए,
हैं? हाँ, प्राप्तिपूर्वक। जैसे कोई शराब पीने की संभावना है तब कहते हैं शास्त्रकार शराब पीना महापाप है, ठीक है, जुआ खेलना महापाप है। तो ये जो कहते हैं वो संभावना है, उसको लेकर के कहा है ना, ठीक है। तो यहां पर भी तिङंत के साथ समास की संभावना थी तभी तो अतिंग कहा। और तिंग के साथ समास की संभावना कब होगी? जब सुपा की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। तो अतिंग ग्रहण जो किया आचार्य ने, अतिंग कहा है, उससे आचार्य का कुछ अभिप्राय लक्षित हो रहा है। उसका वो अभिप्राय हमारे को उनके अंदर घुस करके निकालना पड़ता है। क्या अभिप्राय लक्षित हो रहा है? सुपा इसमें नहीं आ रहा है, इस सूत्र में सुपा नहीं आ रहा है, कुगति प्रादाया में भी सुपा नहीं आ रहा है, इस सूत्र में भी नहीं आ रहा है। इस अतिंग को ऊपर भी ले जाते हैं सिंहावलोकन न्याय से, सिंहावलोकन न्याय बोलते हैं। सिंह ज्यादा जो होता है ना वो सीधा ही देखता है, आगे आगे ही देखता है, कभी कभी मुड़कर देख लेता है पीछे भी, बाई चांस रेयर केस में। सिंह कभी पीछे नहीं देखता है, आगे चलता है, आगे चलता है, आगे चलता है, आगे देखता है, पर कभी कभी ऐसे देख लेता है, हैं? तो अष्टाध्यायी में भी सूत्र जो है आगे ही आगे दौड़ लगाते हैं ना, पर कभी कभी पीछे। तो कुगति प्रादाया पीछे भी लौट करके अतिंग वहां जा करके फिट हो जाता है। अतिंग पद कुगति प्रादाया में भी फिट हो जाता है। तो जब उसके साथ जुड़ जाता है तो वहां पर भी ये बात लगेगी, सुपा की अनुवृत्ति नहीं आ रही, ठीक है। तो इन दो सूत्रों में सुपा की अनुवृत्ति नहीं आ रही। ये बात कहां से प्रकट हुई? अतिंग पढ़ने से। उन्होंने कहा तो अतिंग है, पर बात कुछ और निकल रही है, क्योंकि उनके मन में कुछ और बात है, तभी अतिंग कहा है, हैं? समझ गए? तो वो क्या बात है? वो बात यह है कि सुपा की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। वो सिंहावलोकन न्याय से जो अतिंग है वो ऊपर भी जुड़ रहा है। तो अतिंग जुड़ रहा है तो अतिंग तो अपने आप में ये बात प्रकट कर रहा है ना। सूत्र में जो अतिंग पढ़ा है उपपद मतिंग, वो किस बात को प्रकट कर रहा है? मतलब तिंग से कहीं प्राप्त होने वाला है। दूसरी बात इसमें कि सुपा की अनुवृत्ति नहीं है। अतिंग कहते हुए वो ये बात प्रकट हो रही है कि यहाँ सुपा का संबंध नहीं हो रहा। जब सुपा का संबंध नहीं होगा तो तिंग के साथ भी समास पाएगा ना। सूत्र में से सुपा हटा दिया, सुबंत के साथ समास होता है, इस बात को हटा दिया। यूं कह दिया कि समर्थ के साथ समास होता है। समर्थ सुबंत भी होता है, समर्थ तिङंत भी होता है। बस इतना ही रखा कि समर्थ के साथ समास होता है। सुपा को तो हटा दिया, तो समर्थ के साथ समास होता है तो तिङंत के साथ और सुबंत दोनों के साथ ही तो पाएगा। तो तिङंत के साथ जब पाने लगा तो उसका नाम ले दिया कि अतिंग, तिंग के साथ नहीं होता है, ठीक है। सुपा को इसलिए हटा रहे हैं कि एक उनके सामने एक बड़ा व्याकरण का सिद्धांत उपस्थित है। गतिकार को पदानाम कृत भी सह समास वचनम प्राग शुभुत्पत्ति। गति का, कारक का और उपपद का, इन तीन का शुभ उत्पत्ति से पहले समास हो जाता है। गतिकार को पदानाम, गतिकारक और उपपद का कृदंत के साथ समास हो जाता है शुभ उत्पत्ति से पहले ही। कृदंत जो शब्द होता है ना उससे समास हो जाता है, उस कृदंत से सुप आने से पहले ही हो जाता है। ये बात उनके सामने है, एक व्याकरण का एक प्रमुख सिद्धांत उनके सामने खड़ा है। तो उस बात को देखते हुए उन्होंने ये महान प्रयत्न किया, सुपा को निवृत्त कर दिया कि यहां पर समर्थ मात्र के साथ समास हो जाता है, सुबंत की आवश्यकता नहीं है। देखो ये जो से कुंभ गस क्रियण है ना, तो इस अण के बाद सु नहीं लाएंगे हम और वैसे ही समास कर देंगे पहले ही। सु लाने से पहले ही समास हो जाएगा। कुंभ गस क्री अण पहले ही समास हो जाएगा। जैसे यहाँ सप्तमी गी ये उपपद है ना और स्थाक है, ये समर्थ है, पहले ही समास हो जाएगा। इसके बाद सु लाने की प्रतीक्षा नहीं करेगा। ये कृदंत है ना, कृदंत के साथ
उपपद का पहले ही समास हो जाएगा, सुप आने से पहले ही। हैं? अब अगला एक प्रश्न ये बनेगा इसमें कि ये शुभ आने से पहले ही हो जाता है, इससे क्या लाभ देखते हैं? ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि शुभ आने से पहले ही समास करना चाहते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? शुभ आने से पहले ही हो जाता है समास, हाँ, तो इसका मतलब तिंग के साथ हो जाता है समास। ना ना ना, उपपद के साथ। उपपद मतिंग उपपद के साथ की बात चल रही है ना। उपपद का, ये उपपद है जो 2 अंडरलाइन कर रखी है, इसको नाम उपपद है। ये समर्थ, केवल समर्थ है, सुबंत नहीं है। समर्थ का मतलब इसके साथ ये संबद्ध है। समर्थ का मतलब 2 चीजें आपस में आर्थिक रूप से संबद्ध हो जाएं, अर्थ की दृष्टि से जुड़ जाएं, तो उनको समर्थ कहते हैं। ये और ये आपस में आर्थिक दृष्टि से संबद्ध हैं, संबद्ध हैं, इसलिए समर्थ हैं। तो गतिकारक उपपद का शुभ उत्पत्ति से पहले ही समास हो जाता है, समर्थ मान करके। यहां सुप की अपेक्षा नहीं रहेगी, सुप लाने की प्रतीक्षा नहीं करेगा ये कि सुप लाओ और फिर समास हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि शुभ उत्पत्ति से पहले ही? ये सिद्धांत भी क्यों बनाया व्याकरण में कि शुभ उत्पत्ति से पहले ही समास हो जाता है? ये इसके पीछे भी तो कोई प्रयोजन है ना। ये जो सिद्धांत बनाया कि गतिकारक उपपद का सुबंत के आने से पहले ही, प्राग शुभ उत्पत्ति से पहले ही समर्थ मात्र देख करके समास हो जाता है, इसका क्या कारण? अश्वकृति, धनकृति आदि जो है रूप नहीं बन पाएंगे। अश्वेन क्रीता, अश्वकृति बनाते हैं। घोड़े के द्वारा खरीदी गई कोई गाय, घोड़ा दे करके गाय ले ली तो अश्वकृति गौ। धनकृति गौ, धन के द्वारा खरीदी गाय, तो रूप बनता है धनकृति और बनने लगेगा धनक्रीता। यदि शुभ उत्पत्ति से पहले समास करें तब तो बनता है धनकृति, और शुभ उत्पत्ति ला करके समास करोगे तो बनेगा धनक्रीता, और शुभ उत्पत्ति से पहले यदि समास कर देते हो तो बनेगा धनकृति। धनेन क्रीति, धनेन क्रीता। यदि शुभ उत्पत्ति ला करके प्रतीक्षा करोगे ना, जैसे धन, ता, क्रीत, और आप शुभ उत्पत्ति ला करके प्रतीक्षा करोगे ना, तो पहले यहां शुभ उत्पत्ति लाने से पहले स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय भी पहले आएगा। एक क्रम है, अर्थों का जो संबंध होता है ना, उसमें एक क्रम है। लिंग योग पहले होता है, हाँ, लिंग संख्या कारक ऐसे होता है। माने सबसे पहले जाति अर्थ कहा जाता है शब्द के द्वारा, जाति अर्थ कहा जाता है, फिर व्यक्ति अर्थ कहा जाएगा। व्यक्ति का मतलब जैसे वृक्षत्व जाति, और वो जिसके अंदर रहेगी वो कही जाएगी वृक्ष व्यक्ति, और फिर लिंग कहा जाएगा, और फिर संख्या कारक का नंबर आएगा या कारक संख्या का नंबर आएगा, फिर कारक कहा जाएगा, संख्या कहा जाएगा, या पहले संख्या कारक, कारक संख्या है। मतलब ये तो क्रम फिक्स है, जाति, व्यक्ति, लिंग, और अगले जो 2 बच गए उनमें मतलब आगे पीछे भी कर सकते हैं। पहले कारक कहा जाएगा, संख्या कहा जाएगा, या संख्या कहा जाएगा, कारक कहा जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो सु लाने से पहले स्त्रीलिंग का प्रत्यय भी पहले आना पड़ेगा। तो यदि शुभ की प्रतीक्षा करोगे तो यहां पर टाप आ जाएगा, और टाप आ जाएगा जाद्यतष्टाप, फिर सु लाओगे तो इस टाप को हटा नहीं सकते, धनक्रीता बनेगा। और यदि हम सु लाने से पहले ही करते हैं समास तो धनक्रीत बन गया, और क्रीतात कर्ण पूर्वात, कर्ण पूर्व वाला क्रीत शब्द हो अकारांत, ह्रस्वकारांत, ह्रस्वकारांत शब्द हो तो गीश हो जाता है। तो गीश प्रत्यय जब हो जाएगा तो गीश का ई बचेगा, गीश का ई बचेगा, स्थिति से लोप होकर धनक्रीति रूप बन जाएगा। उससे फिर सु आ जाएगा, हरियादि लोप हो जाएगा, धनक्रीति बनेगा। तो यदि एक बात वहां तक जुड़ी हुई है, मतलब यहां का अतिग्रहण
व्याकरण के एक बड़े सिद्धांत को सामने रख के किया है, और वो बड़ा सिद्धांत का लाभ हमें बहुत सारे सैकड़ों जगह मिलता है। साधु जो रूप है वो धनक्रीति है, धनक्रीता नहीं है। धनक्रीता हो जाएगा तो क्या अर्थ हो जाएगा? धनक्रीता असाधु शब्द है, मतलब प्रयोग में संस्कृत वाग व्यवहार में धनक्रीति आता है, ऐसे संदर्भों में धनक्रीता नहीं आता है। शब्द पहले है, व्याकरण बाद में है, तो शब्द जो प्रचलित जो शब्द हैं धनक्रीति बोला जाता है, धनक्रीता नहीं बोला जाता। तो क्रीतात कर्म पूर्वात जो चौथे अध्याय के पहले पाद का स्त्रीलिंग प्रकरण का सूत्र है। अजाद्य तष्टाप स्त्रियाम का अनुवृत्ति है, उसके बीच में एक सूत्र आता है क्रीतात कर्ण पूर्वात, तो उससे गीश होता है, गीश, ऊपर से गीश की अनुवृत्ति आ रही। यहाँ पर जो है शुभ उत्पत्ति से पहले ही समास हो जाता है। यहाँ पर ये अतिंग ग्रहण से ज्ञापित होता है। अतिंग ग्रहण से ये बात भी निकली कि सुपा नहीं आ रहा है। अतिंग ग्रहण से आचार्य ने ये ध्वनित कर दिया, इस बात को बता दिया कि मैं सुपा नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर इस सूत्र में सुपा की अनुवृत्ति नहीं चाहता हूँ। अतिंग ग्रहण से ये बात प्रकट हो रही है, ध्वनित हो रही है। ध्वनित क्या ध्वनित हो रहा है कि सुपा की अनुवृत्ति नहीं आ रही। यदि सुपा की अनुवृत्ति आती होती तो तिंग के साथ समास हो ही नहीं सकता था किसी भी हालत में। सूत्र में जो अतिंग ग्रहण किया है उसकी सार्थकता तभी होगी जब सुपा की अनुवृत्ति ना आए। यदि सुपा की अनुवृत्ति आ जाए तो अतिंग ग्रहण व्यर्थ हो जाता है। ये सब अनिष्ट रूप बनने लगेगा। नहीं, वो तो बनेगा, पर इस तरह से देखना पड़ेगा कि अतिंग ग्रहण व्यर्थ हो जाता है और इस शास्त्र में व्यर्थ कुछ है नहीं। इस शैली में देखते हैं तो वो व्यर्थ हो रहा है। हम जिस तरह से देख रहे हैं ना, हमारी बुद्धि जैसे देख रही है उस तरह से तो वो व्यर्थ हो रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं है। और हम यूं कहने लगे कि हाँ ये तो गलती होगी वास्तव में, कि सुपा की अनुवृत्ति जब चली आ रही है तो फिर यहां अतिंग ग्रहण की जरूरत ही नहीं थी, तो गलती कर दी आचार्य ने। ऐसा यदि आप कोई सोचने लगे तो ये उसका सोचना गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि ये तो भूल होगी भाई हैं और इसलिए उन्होंने अतिंग कह दिया, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब उनको भी पता है कि सुपा की अनुवृत्ति आ रही है और फिर अतिंग ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब उनको दूसरी बात सामने आ गई। क्या बात आ गई कि सुपा की अनुवृत्ति मैं नहीं चाहता हूं। यहां पर सुपा की अनुवृत्ति नहीं चाहेंगे तो तिङंत के साथ भी समास पाएगा, तो उसको हटाने के लिए अतिंग ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये सार्थक हो गया ना अतिंग ग्रहण। कब सार्थकता है और कब व्यर्थता है? सुपा की अनुवृत्ति नहीं आ रही है तब तो अतिंग ग्रहण सार्थक है, और सुपा की अनुवृत्ति आ रही है तो अतिंग ग्रहण निरर्थक है। तो निरर्थक कुछ है नहीं है, निरर्थक कुछ व्याकरण शास्त्र में सूत्रों में कहीं भी नहीं है। ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि ये निरर्थक ग्रहण कर दिया, भूल गए, प्रमादवश ग्रहण कर दिया, ऐसा सोचा नहीं जा सकता है। हजारों जगह परीक्षण करने के बाद ये बात कही जाती है कि ये तो संभव नहीं है। हजारों जगह कोशिश करने के बाद भी कई व्यर्थता जब नहीं निकल पाती, अगर ये गलती होगी, एक भी गलती पकड़ नहीं पाते हैं, तो फिर इसका मतलब कुछ न कुछ वहां भी अभिप्राय है, कुछ न कुछ वहां भी अभिप्राय है। ठीक है, तो अतिंग ग्रहण का क्या अभिप्राय निकला? सुपा की अनुवृत्ति नहीं आ रही। सुपा की अनुवृत्ति नहीं आ रही है तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? उपपदमतिंग का उपपदम सुबंतम समर्थेन सह समस्यते। समर्थेन सुबंतेन नहीं कहेंगे, समर्थेन सह समस्यते। कुंभकार नगरकार जो नित्य समास है, यहाँ तो फिर तिङंत या सुबंत की। नित्य का मतलब क्या होता है? अश्वपद विग्रह भी नित्य होता है, नित्याधिकार विहित समास भी नित्य होता है। नित्य के दो अर्थ होते हैं। नित्यम क्रीड़ा जीविकयो सूत्र है ना, उस नित्य पद के अधिकार में जो समास है उसको नित्य समास कह देते हैं। एक नित्य समास वो होता है जो अश्वपद विग्रह होता है। दो तरह का अर्थ है। आप नित्य समास का मतलब क्या लेते हो? एक तीसरा भी होता है नित्य शब्द का अर्थ, नित्य समास अविग्रह हो व नित्य समास।
अविग्रहो वा अश्वपद विग्रहो वा। नित्य समास कौन होता है? जो समास विग्रह रहित हो और जो समास अश्वपद विग्रह हो। स्वपद माने अपने पदों के द्वारा विग्रह, जैसे राज्ञा पुरुषा ये स्वपद विग्रह है, पर कुंभस्य समीपम कहेंगे तो अश्वपद है, अपने पदों से विग्रह नहीं है ना। कुंभकारा भी कुंभम करोति के द्वारा विग्रह कर रहे हैं तो ये अश्वपद विग्रह हो गया ना। जो लौकिक विग्रह करते हैं ना वहां पकड़ करके देखते हैं कि किन पदों से विग्रह कर रहे हैं। जैसे उपकुंभम है, कुंभस्य समीपम करते हैं तो ये अश्वपद विग्रह हो गया। एक तो विग्रह जिसका ना हो वो नित्य समास, एक अश्वपद विग्रह हो वो नित्य समास, एक नित्य अधिकार में पढ़ा हुआ नित्य समास। तो नित्य अधिकार ये है ना, नित्यम क्रीड़ा जीव कहो, नित्यम पद की अनुवृत्ति है उसमें 2-3 सूत्रों में। और एक जिसका अश्वपद विग्रह, अश्वपद विग्रह को भी नित्य समास। हाँ, स्वपद से भी नहीं, अश्वपद से भी नहीं है। और एक होता है अश्वपद विग्रह, समस्यमान पदों से भिन्न पद के द्वारा विग्रह। समस्यमान पद होते हैं ना, जिन 2 पदों का समास करने जा रहे हैं उनसे अतिरिक्त किसी अन्य पद से विग्रह। समस्यमान जो पद होते हैं पूर्वोत्तर पद, उनसे अन्य पद के द्वारा विग्रह। तो ये इतनी बात सारी आपको मैंने इसके बारे में समझाई, उपपद के बारे में ये बात कही। उपपद समझोगे तो उससे संबंधित जो हम समास करेंगे उसको समझ लोगे। उपपद समझ में आ गया? धातु के अधिकार में जो सप्तमी स्थ होता है उसको उपपद कहते हैं। तिङंत के साथ समास का प्रसंग कहाँ है? तिङंत के साथ समास का प्रसंग कहाँ है जो अतिंग के द्वारा व्यावृत कर रहे हैं? उसका उपपद भी तो होना चाहिए। वो जो तिंग है ना, यूं कह रहे हैं तिंग भिन्न उपपद का समास होता है, अर्थात तिङंत उपपद हो तो तिङंत उपपद हो तो समास नहीं होता। यही तो अतिंग कह रहा है। तिङंत उपपद कहाँ है? तिङंत उपपद का उदाहरण है तुमुन्नुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। वहां पर देखिए क्रियार्थायाम क्रियायाम, क्रियायाम क्रियार्थायाम है ना। आप मुझे ये बताइए इन दोनों पदों में विशेषण विशेष्य कौन विशेषण है कौन विशेष्य? कोई बताओ आप लोगों में से। क्रियायाम क्रियार्थायाम में कौन विशेषण है कौन विशेष्य है? 2 पद है ना। हाँ, कैसे पता लगाया कि क्रियायाम विशेष्य? क्रियार्थ का मतलब ये होता है क्रिया के लिए। जैसे ब्राह्मणार्थ, ब्राह्मणार्थम पया, क्या अर्थ होता है? ब्राह्मण के लिए दूध। ब्राह्मणार्थ कंबल, क्या अर्थ होता है? ब्राह्मण के लिए कंबल। तो ब्राह्मणार्थ कंबल, इन 2 पदों में कौन विशेषण है? ब्राह्मणार्थ कंबल। ये कंबल किसके लिए? बोले ब्राह्मणार्थ। ब्राह्मणार्थ विशेषण है, कंबल विशेष्य। तो क्रिया उपपद हो, अब उसकी विशेषता बता रहे हैं। कैसी क्रिया उपपद हो? कैसी क्रिया? घोड़ा, कैसा घोड़ा? कहेंगे काला। पेड़, कैसा पेड़? बोले लंबा। वस्त्र, कैसा वस्त्र? लाल। तो क्रिया उपपद रहते, ये सप्तमिस्थ पद है ना। सप्तमिस्थ पद उपपद होता है। क्रियावाची उपपद हो, बोले कैसी क्रियावाची? कैसा क्रियावाची? बोले क्रिया के लिए हो जो, ऐसा क्रियावाची। क्रिया के लिए हो क्रियावाची। क्रियावाची तो हो पर वो क्रिया के लिए हो। जैसे कार को व्रजती, याज को व्रजती। चलो ये ले लेता हूं। यहां पर यजन करने के लिए जाता है, यजन करने वाला जा रहा है, आगे आगे यजन कराएगा, याजक ये भविष्यत काल में हो रहा है।
याजको व्रजति का मतलब है आगे यजन कराएगा। तो ये भविष्यत काल में णुल प्रत्यय हुआ, यज धातु से णुल प्रत्यय हुआ है और णुल प्रत्यय होकर के याजक बन जाएगा, बना लेंगे। अतुपधाय वृद्धि हो गई और वू को अक हो गया, याजक बन गया। क्रियावाची उपपद है ये, व्रजति क्रियावाची है। व्रजति क्या है? क्रियावाची उपपद है। और ये क्रियावाची कैसा है? क्रिया के लिए है। ये क्रिया कौन सी क्रिया के लिए? यजन क्रिया के लिए ये व्रजन क्रिया हो रही है। इस वाली क्रिया के लिए ये वाली क्रिया हो रही है। तो क्रिया करने के लिए क्रिया हो, ये वाली क्रिया करने के लिए ये वाली क्रिया हो रही है। पाठ को व्रजति। अब इसमें क्या है? ये वाली क्रिया करने के लिए ये वाली क्रिया उपपद है, मतलब ये वाली क्रिया के लिए ये वाली क्रिया हो रही है। तो क्रियार्थ क्रिया हो गई ना। ये क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो धातु से णुल हो जाता है। इसके उपपद रहते पठ धातु से णुल हो गया हैं। इसके उपपद रहते भोक्तुम व्रजति कहेंगे, भोज को व्रजति। भोक्तुम व्रजति, भोज को व्रजति, दोनों तुमुन और णुल दोनों प्रत्यय होते हैं। तो खाने के लिए जाता है भोक्तुम व्रजति। देखिए हम बोलते हैं भोक्तुम अब बोलिए तुमुन हो गया ना। यहां पर तुमुन और णुल दो प्रत्यय होते हैं भविष्यत काल में। जब क्रिया के लिए क्रिया उपपद हो तो यहां पर देखिए क्रिया के लिए क्रिया क्या उपपद है? इस क्रिया के लिए ये क्रिया है, ये उपपद है। तो इसके उपपद रहते भुज धातु से तुमुन हो गया या णुल हो गया। फिर ये होने के बाद यदि अतिंग ना कहते, सूत्र में अतिंग नहीं कहते, तो क्या घटना घटती? भोक्तुम और व्रजति का समास हो जाता है। भोक्तुम व्रजति का समास हो जाता है। इसको रोकने के लिए अतिंग पड़ा है। ठीक है, भोक्तुम और व्रजति का समास रोकने के लिए अतिंग पड़ा है। हैं? तो उपपद मतिंग सूत्र समझ में आया? तिंग भिन्न उपपद का समास होता है। कैसा उपपद होना चाहिए? तिंग भिन्न उपपद होना चाहिए, समर्थ के साथ समास हो जाता है। स्वादुमी णमुल पर आ जाओ। जीवितुम भूंगते, जीव को भूंगते, तुमुन और णुल दोनों हो जाएंगे। जीवितुम, जीवितुम भूंगते। इस क्रिया के लिए ये वाली क्रिया हो रही है, इसके उपपद रहते तुमुन हो गया और इधर णुल हो गया, जीव को भूंगते। ठीक है। व्यापरतुम धावती, तो व्यापरण के लिए, व्यायाम करने के लिए दौड़ रहा है। हैं? तो व्यायाम करना एक क्रिया है, धावती एक क्रिया है। पठितुम वसति, तो पठितुम पढ़ने के लिए रहता है। तो यहां पर वसति क्रिया पढ़ने क्रिया के लिए है। क्रिया के लिए क्रिया उपपद हो तो तुमुन और णुल प्रत्यय हो जाते हैं। स्वादुमी णमुल, अब मैंने उपपद मतिंग सूत्र समझा दिया अच्छी तरह से। उपपद मतिंग सूत्र है ना, इसका अर्थ करिए, इसका अर्थ कीजिए, बोलिए। ठीक है, हो गया। आगे समर्थेन से समस्यते, तिंगंतेन क्यों कह रहे हो? ये तो अतिंग तो इसके साथ आ चुका है ना, सुबंत के साथ तो नहीं हो रहा है, पर समर्थ के साथ हो रहा है। तो इसलिए अर्थ यही है, अतिंगंतम उपपदम समर्थेन से समस्यते। उनका प्रश्न है कि जो समर्थेन कहते हैं उसके स्थान पर कृदंतेन कर सकते हैं। समर्थेन तो कहना ही पड़ेगा, समर्था पद विधि आ रही है ना, तिंगंत के साथ समास नहीं होता। तिंगंत के साथ समास होने का मतलब यह है कि भोक्तुम व्रजति, व्रजति क्रिया ये जो दिखाई दे रही है इसके साथ समास करना। कुंभम करोति में आप तिंगंत के साथ करोगे तो इसका अर्थ ये होगा कि करोति इस क्रिया के साथ समास कीजिए।
ये तो कुंभम करोति का विवरण है। हाँ, उसका एक प्रकार से लौकिक विग्रह, अर्थ प्रदर्शन है। कुंभकारा का अर्थ प्रदर्शन है, इसको ये कहेंगे। विग्रह को भी ऐसे समास कहते हैं, तो फिर कैसे? ये तो इसका अर्थ प्रदर्शन है कुंभकारा का। हाँ, उसका अर्थ प्रदर्शन करने के लिए एक वाक्य बोला जाता है, अर्थ दिखाने के लिए एक वाक्य बोल दिया है। और यहां जो है कुंभ गस क्री अण, ये है, ये इसका विग्रह है। तो क्री अण के साथ कुंभ गस का समास हो रहा है, और समास होने पर कृत समासास से पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा, प्रात संज्ञा होने से ये कृदंत हो गया ना, सुबो धातु, और अण को मानकर क्री को अचोणिति से वृद्धि हो जाएगी, कुंभकारा बन जाएगा। फिर दोबारा स्वादुत्पत्ति लाएंगे लास्ट में, कुंभकार बना करके कुंभकारा ले आएंगे। तो ये हम जो है गुरुजी दो विग्रह होते हैं, जैसे लौकिक और अलौकिक। तो अलौकिक तो ये हो गया, तो लौकिक विग्रह कुंभकारा का पूछें तो? कुंभकारा लौकिक विग्रह बोल सकते हो ना, कुंभम करोति बोल सकते हो। अर्थ प्रदर्शन लौकिक विग्रह ही होता है ना, जिसको हम अर्थ प्रदर्शन कह रहे हैं वो लौकिक विग्रह ही है। अब स्वादुमी नमुल पर आ रहा हूं मैं, ये सप्तमी है ना, धातु की अनुवृत्ति आ रही है, स्वादुम उपपद रहते, ऐसा अर्थ बनेगा सूत्र का। ये सारे समझ में आ रहे हैं ना। कर्मण्यण, कर्म उपपद रहते, धातु क्षण होता है। सुपिस्थ, सुबंत उपपद रहते, स्था धातु से क प्रत्यय होता है। इस तरह से अर्थ कर रहे हैं। तो यहां पर इसका अर्थ करेंगे, स्वादुम उपपद रहते, धातु से नमुल प्रत्यय होता है। हो गया ये, धातु से नमुल प्रत्यय होता है। अब यहां पर स्वादुम उपपद रहते कह रहे हैं ना, स्वादु कर्म उपपद रहते, ऐसा अर्थ है। स्वादुमी कर्मणि उपपदे, स्वादुम कर्म उपपद रहते, क्री धातु से नमुल होता है, तो स्वादुम ये कर्म उपपद हो गया, स्वादुम। और उसी तरह से हम करेंगे यहां पर गस, ठीक है, स्वादुम गस क्री नमुल, ये हो गया। कर्तृकर्मणोकृति षष्ठी हो जाती है ना, कर्म में षष्ठी हो जाती है। तो पूरे की कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा सुबोधात प्रातिपदिक, इसका लुक हो गया। अब ये जो स्वादुम शब्द में ये मकार सुनाई दे रहा है ना, ये निपातन किया हुआ है, ये निपातन किया हुआ है। स्वादुम जो निर्देश किया आचार्य ने, स्वादुमी नमुल, उस सूत्र में जो स्वादुम पढ़ा है, सप्तमी विभक्ति के एकवचन में जो पढ़ा है स्वादुमी, तो उससे ही पता लग रहा है, उस निर्देश से आचार्य का अभिप्राय लक्षित हो रहा है कि यहां पर मैं स्वादु शब्द नहीं मान रहा हूं, स्वादुम मान रहा हूं। स्वादो करते तो फिर मकारांत निपातन थोड़ी अर्थ निकलता, मतलब मकारांत शब्द है ये बात थोड़ी निकल कर आती। स्वादुकार बनता, फिर स्वादुमकार थोड़ी बनता। शब्द तो स्वादुमकार चाहिए, और आपके हिसाब से बनता स्वादुकार है, स्वादुकारम शब्द बनता नहीं है, स्वादुमकारम बनता है। तो स्वादुम, स्वादु शब्द को स्वादुमी पढ़ते हुए उन्होंने ये भी बता दिया साथ में कि मैं यहां पर स्वादु शब्द को स्वादुम मान रहा हूं। आचार्य बता रहे हैं, हमारे को निर्देश कर रहे हैं, पर उसके साथ हमारे को अपनी ये दूसरी बात भी कह रहे हैं कि मैं यही तो निपातन है कि वो ये कह रहे हैं कि स्वादु शब्द को मैं स्वादुम के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, तो स्वादुम पद रहते क्री धातु से नमुल हो गया, नमुल का आम बचेगा, अन्य जगह स्वादु शब्द लिया जाएगा, अन्य जगह स्वादु लिया जाएगा। यहां पर नमुल के संदर्भ में स्वादुम लिया जाएगा। अब नमुल को मान करके इधर तो क्री को कार हो गया, अचोणिति है, और ये तो स्वादुम ही बचेगा। और मौनुस्वारा अनुस्वार से यही पर सवर्णा स्वादु स्वादुम कारम, ये मकारांत कृत तदंत अव्यय होता है। मकारांत कृत क्या है यहाँ? मकारांत कृत क्या है जी? अम है।